अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रजा। दुनिया बदल रही है, दुनिया में जंगें हो रही हैं और जंगों की नौइयत बदल रही है। दुनिया में इत्तेहाद नए बन रहे हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स एक दूसरे के यहाँ हो रही हैं, माशी फैसले आलमी सतह पर हो रहे हैं। चाइना हो या अमेरिका हो, रशिया हो या यूरोपीय ममालिक हों, सब अपने अपने फैसले कर रहे हैं। एक नई सफ़बंदी जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान भी इसी दुनिया का हिस्सा है और पाकिस्तान को भी दुनिया के साथ चलना है। दिफा के हवाले से तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने अच्छा परफॉर्म किया, हमारे ताल्लुकात खारजा सतह पे अच्छे, लेकिन मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम और फिर जो आइनी कैफियत है उस पर अब माहिरीन जो हैं वो सवालात उठा रहे हैं। आज मेरे पास जनाब जस्टिस मंदू खेल साहब का फ़ैसला भी है, जो उनका इख्तलाफी नोट है, उन्होंने तफसीली फ़ैसला जारी किया है। इस पर बात करने से पहले मैं ज़रा गुफ्तगू कर लूँ रज़ा रब्बानी साहब। वो कहते हैं कि आइनी तरमीम अगर अब कोई हुई तो ये आइन के लिए अच्छा नहीं होगा। कहा मैं आपको बताता हूँ कुछ उसके पॉइंट्स के। रज़ा रब्बानी साहब कहते हैं कि जो उन्होंने अपना एक बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम समेत 1973 का आइन एक मुत्तफ़िक़ा दस्तावेज़ है। उनका कहना था कि 18वीं तरमीम समेत 1973 के आइन पर सूबों और पार्लियामेंट की जमातों ने इत्तेफाक किया था। अपने बयान में कहा कि मुत्तफ़िक़ा दस्तावेज़ को मुतनाज़ा तरमीम से गैर मुस्तहकम करने की कोशिश विफाक के लिए तबाहकुन होगी। 1973 के आइन में मज़ीद तरामीम की कोई भी कोशिश इस दस्तावेज़ का तक़द्दुस मजरू करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मज़ीद आइनी तरामीम से सियासी मौका परस्तों को नया सियासी एजेंडा उठाने का मौका मिलेगा। सियासी मौका परस्त विफाक को आइनी अदम इस्तेहकाम में धकेल देंगे। रज़ा रब्बानी ने यह भी कहा कि ये आइनी अदम इस्तेहकाम मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम से कहीं ज़्यादा संगीन होगा। आइनी और सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क में इंतशार का बाइस बनेंगे। यानी अभी 26वीं तरमीम हुई, 27वीं तरमीम हुई, 28वीं तरमीम की जब बात हो रही है, आनी साहब कह रहे हैं कि अब जो यहाँ पर सियासी बहरान है इसको तस्लीम कर रहे हैं। आइनी बहरान हुआ तो इससे भी ज़्यादा संगीन होगा और आइनी और सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क में इंतशार का बाइस बनेंगे। तो ये सीरियस मामला है। रज़ा रब्बानी साहब जैसी शख्सियत अगर ये बात कहे। अब आते हैं जनाब मंदू खेल साहब के उस इख्तलाफी नोट जिसका उन्होंने तफसीली फ़ैसला आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया, मेरे हाथ में मौजूद है। ये फ़ैसला ख़ुद हमारे अदालती निज़ाम के लिए एक सवालिया निशान है। यानी ये कोई अच्छी बात नहीं है ये फ़ैसला आना, गो कि ये अक़लियती फ़ैसला है, ये अक़लियती एक नोट है, लेकिन इसके बावजूद ये जो बात कह रहा है वो बात बड़ी संगीन है। और वो कह ये रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फ़ैसला था वो इख्तियारात से तजावुज़ था, वो आइन के मुनाफी था। तो ये कोई छोटी बात नहीं है और इसकी अहमियत यह है कि इस फैसले की वजह से मखसूस नशिस्तों का फैसला हुआ और मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिलने की वजह से 26वीं और 27वीं तरमीम हुई और 28वीं की वो तैयारी कर रही हैं। तो इस पर बात करते हैं। हमारे साथ अंजुम अकील साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और सेनेटर काजा साहब रहनुमा JUI-FE, और शफी जान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर कामरान मुर्तज़ा साहब, ये फरमाइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी गलत हो सकता है, और अगर ये फैसला गलत था तो इसकी सज़ा सिर्फ PTI को मिलनी चाहिए या पूरे अदालती निज़ाम को? फैसला दुरुस्त भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट खुद भी अपने फैसलों को रिविजिट करती रही है। अब ये सारी अदालतें जो है ना अपने फैसलों को, मतलब जरूरी नहीं है कि वो अपने पुराने फैसला जात से इत्तेफाक करें। फर्दर जो ना वो मजीद बायस जब हो जाता है कोई, तो उसमें अपने आप को दुरुस्त कर लेता है। और इसमें किसी गलत फैसला किसी को अगर रेफर भी किया जाए कि अपना फैसला गलत था, हमको बाज़ फैसलों से सुप्रीम कोर्ट के साबका फैसलों से खुद भी इख्तिलाफ था, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि आप सुप्रीम कोर्ट को सजा दें या पूरे निजाम को सजा दें या पूरे मुल्क को सजा दें। आपने पूरे मुल्क को, निजाम को और सुप्रीम कोर्ट को सजा दी है, जो दुरुस्त नहीं है, ये गलत है। इसका नुकसान जो है वो मुल्क को उठाएगा, इसका नुकसान मुल्क भुगतेगा। ये आने शुरू हो जाएंगे मसाइल, कुछ देर और देखिएगा, आपके लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे और जो कुछ आपने किया है वो ठीक नहीं है। जी कामरान साहब, अभी इस वक्त जो मसाइल इसके वजह से आप को नजर आते हैं, आप समझते हैं, वो क्या मसाइल हैं? देखिए, एक तलवार में एक नियाम में दो तलवारें नहीं रह सकती। एक सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के लफ्ज से आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो सुप्रीम है,
और एक जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट बड़ी है। एक दफा चीफ जस्टिस वहां से आएगा, दूसरी दफा फिर सीनियरिटी चेक होगी, फिर चीफ जस्टिस कहीं और से आएगा, और बाज़ाहिर जो है क्योंकि आपने 3 साल की उम्र का फर्क डाल दिया है तो वो हमेशा वहीं से आएगा। तो आपने कोर्ट के ऊपर कोर्ट बिठा दिया, ये दुरुस्त नहीं किया। ये कंफ्लिक्ट आएगा आपकी कई 100 साल की, 100-150 साल की जो है ना वो एक आपने इस पे लॉ स्टैब्लिश किया हुआ था, वो सारे का सारा जो है ना आपने वन गो में उसको जो है ना जीरो कर दिया। यहाँ पे जो है वो 4 अदालतों के बाद किसी और अदालत का जो है वो उसकी जरूरत नहीं थी, सिर्फ इस बात पे कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजेस जो है ना वो गवर्नमेंट की मर्जी के नहीं है। एक नई अदालत बना लेना और वहाँ अपॉइंटमेंट्स अपनी मर्जी की कर लेना, ये जजों की इज्जत के लिए भी मुनासिब नहीं है। जजेस बहुत मोहतरम होते हैं, उनके ऊपर कोई इस तरह के सवालात उनके हवाले से नहीं होने चाहिए। जी अच्छा, अगर मैं मंदू खिल साहब के फैसले पर आ जाऊं, मंदू खिल साहब के फैसले पर, तो वो फैसला ये कहता है कि इख्तियारात से तजावुज़ हुआ, और फिर उसके नतीजे में हुआ ये कि असल मसला ये नहीं है कि अक्सरियती फैसला जो था वो, मगर उसकी वजह से 41 उम्मीदवारों को सियासी वाबस्तगी तब्दील करने का कहा गया कि जाओ किसी भी जमात में शामिल हो जाओ। तो सर मंदू खिल साहब कहते हैं कि अदालत को किसी उम्मीदवार की पार्टी वाबस्तगी तब्दील कराने का इख्तियार नहीं था। तो ये बात उनकी मानी जाए तो उसके बाद फिर जितने भी इक़दामात हुए तो सब इसी की बुनियाद पर तो हुए, इन्हीं मखसूस नशिस्तों की बुनियाद पर। सेनेटर साहब, और फिर ये इवन चले अकलीती डिसीजन भी है तो लेट किया उन्होंने, कम से कम इस हवाले से जो है ना वो बहस पहले से शुरू हो जानी चाहिए थी। लोगों को ये इसका वक्त जो है ना ये मेरा ख्याल है कि बहुत देर हो गई है, ये इमीडिएटली आना चाहिए था, और उसके बाद जो है ना इसके ऊपर हल्कों में, लीगल साइड पे मुख्तलिफ हल्कों में बहस शुरू हो जानी चाहिए थी। अब जो गलत हुआ है या दुरुस्त हुआ है, लॉ ऑफ लैंड वो है जो कोर्ट जो मेजॉरिटी ने दे दिया है। ठीक, ये एक क्लियरली जो है ना ये व्यू पॉइंट है, उससे बहुत सारे लोग इत्तेफाक कर सकते हैं और इत्तेफाक करेंगे भी यकीनन, मगर बहरहाल जो है ना ये लॉ ऑफ लैंड नहीं है। ठीक, अच्छा अंजुम अकील साहब, हमारे आइन में बल्कि कोई भी आइन हो तो उसके लिए लाजमी है 2 चीज़ें, एक लेटर एंड स्पिरिट। यानी अगर स्पिरिट उसकी नहीं है तो एक जिस्म है, और जब जिस्म से रूह निकल जाती है तो फिर उसे फ़ौरन दफना दिया जाता है। अब आइन की स्पिरिट तो ये कहती है कि जिसको वोट मिला है उसको तस्लीम भी किया जाए। मंदू खिल साहब ने कह दिया कि जी तजावुज़ हुआ और आप लोगों को, आपकी पार्टी और आपके इत्तेहादियों को इसका फ़ायदा हुआ, तो आप इस मामले को दुरुस्त करने के लिए कुछ करेंगे या जो सीटें आपको मिल गई आप उसको एंजॉय करेंगे और इसी को अपनी फतह मानेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है जी कि एक अक्सरियती फैसला आया और उसके ज़रिए सीटें मिली हैं, तो उस फैसला सही था तो ये सीटें मिली हैं। अब उसको दुरुस्त हमारे कराने की क्या ज़रूरत है कि उसको हम दुरुस्त कराएं? अक्सरियत ने फैसला दे दिया है, और बिल्कुल कमरान भाई जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि ये उन्होंने फैसला देना था तो वो इतना इंतज़ार किस चीज़ का किया? क्या हालात का इंतज़ार कर रहे थे? क्या कोई और की बात ही जिसमें वो जिसका इंतज़ार कर रहे थे? तो अब जो मेरे ख्याल में जो फैसला आया है उसके साथ जो भी जिस जिसको भी बेनिफिट पहुँचा है जो वो तो अपनी जगह है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि आप ये देखें कि आज जो जुडिशरी के जो फैसले हैं वो भी आपके सामने है कि तकरीबन 50 से 60 हज़ार केस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। तकरीबन 2.2 मिलियन केसेज जो है वो तो ठीक है। मैं आपसे अभी आपसे पूछूं, उस पर आते हैं सर। अदालत में जो बेहतरी है, जो कामरान मुज़फ़्फ़र साहब ने भी जिस तरफ इशारा किया उस पर बात करते हैं, लेकिन जो आपको मखसूस नशिस्तें मिली हैं वो आपकी पार्टी पोजीशन से ज़्यादा है ना, वो इखलाकी तौर पर शायद आपको कबूल नहीं करना चाहिए था, बहरहाल आपने कर लिया। अब इस पर एक सीनियर जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका भी एक फैसला आ गया, तो अभी भी आप समझते हैं कि बस जो, क्योंकि आपको फ़ायदा हो रहा है, आप इंजॉय कर रहे हैं सूरत हाल को और उस पर आइनी तरमीम कर रहे हैं, तो पीटीआई फिर कहती है कि आपका मैंडेट थोड़ी था, आप तो हमारी सीटों पे कर रहे हैं। जी
देखिए जी, कोई ना कोई हमेशा जब कोर्ट के जब फुल कोर्ट फैसले अपने केस होते हैं तो उसमें कुछ लोगों का इख्तलाफी नोट बिल्कुल होता है, एक का दो का पहले भी है और ये एक और आ गया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फैसला वही होता है, अगर 3-5-3-2 से हो तब भी 3 वाला अक्सरियती फैसला होता है, अगर 7-6 से भी हो तब भी 7 वाला जो अक्सरियती फैसला होता है और अक्सरियती फैसले को उस वक्त माना जाता है। और इसी तरह आज भी उसी फैसले को मानकर जो फैसले हुए हैं, इसमें मुस्लिम लीग नून की या किसी और का कोई तलक नहीं है। जो एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसके मुताबिक हुए। आज से पहले भी आप देख लेना जो केसेस हैं, अगर इमरान खान की हुकूमत बनी है तो वो भी कैसे बनी है, अगर मियां नवाज शरीफ को पनामे से शुरू करके कामे पे ख़त्म किया वो किसके फैसले में बनी है, उसे अमल नहीं हुआ। क्या इससे पहले जुसरा गलानी साहब को हटाया गया, वो 30 सेकंड की सजा देकर खड़े करे कोर्ट में, तो ये फैसले कोर्ट ने फैसले किए और उसमें अमल हुए और ये भी उसी की कड़ी है। कोर्ट अगर आप कहते हैं कि यही इंतजाम है तो यूसुफ रजा गिलानी से शरीफ और नवाज शरीफ से इमरान खान और इमरान खान से शहबाज शरीफ एक ही तरह से आ रहे हैं और आप कहते हैं कि ठीक है, तो आपको उस वक्त नहीं कहना चाहिए था कि इमरान खान गलत आया है। बहरहाल एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद आता हूं जनाब शफी साहब आपकी तरफ भी एक ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी जनाब जस्टिस जमाल मंदूखील साहब की इख्तलाफी नोट जो तफसीली फैसले की शक्ल में आया है, 12 सफ़हात पर मुश्तमिल। गो कि इख्तलाफी नोट है, ये अक़लियती फ़ैसला है, लेकिन इसमें जो बात की गई है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और उन्होंने इसके किसी प्रोसीजर वगैरह को या किसी कोई शवाहिद वगैरह को उन्होंने नहीं कहा, बल्कि उन्होंने इस फैसले की बुनियाद को ही चैलेंज किया है। तो जनाब शफी जान साहब, आप मुशीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा में। सर आप फरमाएं कि आपकी तो एक लग रहा होगा आपको कि आपकी इखलाकी फ़तह हो गई है इसके अंदर, और जो मौक़िफ़ आपका था वो मौक़िफ़ कम से कम जमाल मंदूखील साहब जो हैं उनके फ़ैसले में तो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो क्या कहेंगे आप इस पर? आपकी फ़तह हुई है, इखलाकी फ़तह हुई है, आपकी सियासी फ़तह हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। बिल्कुल, हम तो पहले दिन से ये समझ रहे हैं कि ये जो फैसला आया था ये बुनियादी तकाजे जो है इंसाफ के वो पूरे ही नहीं हुए इसमें। और आपने देखा होगा कि आज जो एक इख्तलाफी नोट आया है जस्टिस मंदूखील का, तो ये हमारी इखलाकी फ़तह भी है और हमारा जो पहले दिन से जो हमारा स्टांस था इस बारे में कि जिस तरीके से हमारी सीटें हमसे छीनी गई और फिर हमसे हमारा मैंडेट छीना गया, और जब भी इनको ज़रूरत पड़ती थी तो हमें ये आज़ाद डिक्लेयर कर देते हैं, जब इनको दोबारा हम सेटल चीज़ें हो जाती हैं तो कभी ये हम किसी एक पार्टी में शामिल कर देते हैं। तो हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे कि ये जो फैसले हुए हैं ये इन्होंने इंसाफ के जो तकाजे हैं वो पूरे नहीं किए और ये फैसले कहीं और से आते हैं और इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ इनके जरिए होती है। आज जो जस्टिस मंदूखील साहब का जो इख्तलाफी नोट है तो उसमें काफ़ी चीज़ें वाज़ेह भी हो गई हैं और हमारी जो डे वन से जो हमारा स्टांस था वो भी बड़ा, उसकी भी फतह हुई है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताते चलूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जो चीज़ें इन्होंने इदारों को कंट्रोल करके की हैं तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी और इंशाअल्लाह जो हक है उसने गालिब आना ही है एक दिन। ठीक है। अच्छा अंजुम अकील साहब, आप लोग बात करते हैं अदालत की सुपरमेसी की, उसकी इफादियत की, उसके ऊपर कोई दबाव ना हो, आप इसकी बात करते हैं। इसी वजह से आपने ये तरमीम वगैरह भी की हैं, यही कहा है आपने। तो आप ये फरमाएं कि एक अदालती फ़ैसला आता है, उस पर एक सीनियर तरीन जो जज साहब हैं उनका इख्तलाफी नोट आता है और वो इस फैसले की बुनियाद को हिट करते हैं, तो और तासुर ये मिलता है कि कोई सियासी इंजीनियरिंग थी और पीटीआई को मज़ीद दबाने की कोशिश थी। जब अदलिया के अंदर से ही आवाज़ आए कि अदलिया आइन से टकरा गई है, तो इस आप कैसे आइन की बालादस्ती कहेंगे? आप बालादस्ती की बात करते हैं ना। देखें जी, जिन लोगों ने हक में फैसला दिया, जिन्होंने उसके मुखालिफ फैसला दिया, अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है। कानून सब के लिए एक है, किताब कानून की एक है, उसी किताब के मुताबिक फैसले दिए हैं और उसी मुताबिक इन तमाम जजेस ने इससे पहले बहुत सारे फैसले दिए हैं। उन फैसलों को जो क्रेडिबिलिटी है वो अपनी जगह कायम है। तो अगर बिल्कुल अगर किसी ने गलत फैसला दिया है
तो वो लार्जेस्ट बेंच में चला गया, लार्जेस्ट बेंच में अगर उसको भी गलत करार दिया है तो फिर वो गलत है। अगर लार्जेस्ट बेंच ने उसको गलत कह दिया तो इसका मतलब यह है कि जो पहले वाले जज जिन्होंने फैसला किया उनकी राय और थी और लार्जेस्ट जज जो बेंच की उसकी जज राय और है। तो हर बंदे हर की अपनी अपनी राय है, लेकिन अक्सरियती राय को हमेशा फौकियत मिलती है, उसको अहमियत मिलती है। बहरहाल जो कुछ भी हुआ है अंजुम साहब, ये जुडिशल सिस्टम है, ऐसे पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। जिस तरह से आपको नशिस्तें मिली, फिर आपने उसकी बुनियाद पर एक तो इलेक्शन मशकूक रहा, उस पर उंगलियां उठती रही, फिर सीटें कम थी, फिर ये फैसला आ गया, फिर आपने आईनी तरमीम कर दी। पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ। कहते हैं ऐसा क्यों नहीं हुआ? 2018 का इलेक्शन 2018 का इलेक्शन आपके पास सामने है और उसके बाद सेनेट का इलेक्शन जो इमरान खान के पीटीआई के दौर में है वो आपके सामने है कि मुस्लिम नून लीग की कितनी अक्सरियत थी और बिल्कुल अकलियत में सेनेट के लोग थे, उन्होंने इलेक्शन की हद तक था, चले मान लेता हूं, ये बात, लेकिन इलेक्शन के बाद भी अगर इस तरह के फैसले आए कि उनकी नशिस्तें भी आपको मिल जाएं टेक्निकल बुनियादों पर, तो ये तो पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ था ना। नहीं, ये तो कोर्ट एक मैं इतना ला तो नहीं पढ़ा, लेकिन ये है कि अगर इतने सीनियर जजेस ने फैसले दिए हैं तो किसी कानून के मुताबिक ही दिए हैं ना। देखिए आप बस जब अदलिया के अंदर से ही ये बातें हो ना, मैं तो बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि जब अदलिया से ही ऐसी बातें आए तो इस फैसले को कोई कैसे मुकद्दस मानेगा, कैसे? मैं एक सहाफ़ी हूं तो सहाफ़ियाना निगाह से अगर देखूंगा तो मैं भी कहीं ना कहीं कोई शक जरूर रखूंगा। आप सहाफ़ी ना देखें ना, आप आइन की बात देखें। आइन ये कहता है कि अक्सरियती फैसला जो होता है उसको माना जाता है और उसको जी वो तो भुट्टो साहब की फांसी भी हो गई थी आज। ये नहीं, ये आप तो बात कर रहे हैं, ये तो अक्सरियती फैसले पे नवाज शरीफ साहब ना अहल भी हो गए थे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है जी। बिल्कुल ठीक है, हुए ना, नायल हुए ना। तो बस आप लोग आप लोगों को बुरा लगता था, इस वक्त अच्छा लगता है। साहब ने एक नहीं, मैं कहता हूँ गिलानी साहब ने एक जरदारी साहब के खिलाफ खत नहीं लिखा था ना, तो उसको वो नायल हुए, लेकिन कोर्ट का फैसला उन्होंने नहीं माना। अब ये भी जो फैसले हुए ये सबको मानने पड़ेंगे। हाँ, कभी वक्त आया कि लार्जर बेंच में ये जाए, कोई तब्दीली आए तो वो हम मानेंगे, ये तो मानना पड़ेगा सबको। वो अलग बात है कि उस वक्त आप कहते थे खत क्यों नहीं लिखा, खत लिखो, उस वक्त तो आप ये बात कहते थे ना। आज आप अदलिया पे इल्जाम लगा रही। बारह चले आगे बढ़ते हैं सर। अब इसका नतीजा ये निकल रहा है कि ऑपोजिशन जो ना, आज जो रज़ा रब्बानी साहब ने बात की कि सियासी अदम इस्तेहकाम और फिर जो आप आईनी तरमीम पे आईनी तरमीम कर रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि आईनी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा, इंतशार बढ़ेगा मुल्क के अंदर, और वो नज़र आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला उन्होंने आज कुछ गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि जी उमर अयूब साहब जो हैं उनकी 29 नवंबर को इलेक्शन हो रहा है और उनका मुकाबला जो है ना, उनकी बेगम उसमें लड़ रही है, तो उन्होंने कहा उनकी बेगम जो है उनका मुकाबला उमर अयूब से और किसी से नहीं है, यानी कि वो समझ रहे हैं जीता हुआ इलेक्शन है। और उन्होंने कहा है कि जी कोई इसमें धांधली की कोशिश ना करे, बिल्ली को भी कमरे में बंद करें तो पंजा मारती है, हम तो शेर हैं, हम हमला कर देंगे। शफी जान साहब आप फरमाएं क्या करेंगे? ठीक है, इंतजामी मामला, अपने पुलिस को अपनी इंतजामिया को बोलना है, वो तो सीएम साहब अपने पास उनके सरबराहों को बुलाकर कमरे में बिठा के भी बोल सकते थे। आवाम के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि जी सुबह हुआ तो रात का क्या सूरज का गुरूब होना नहीं देखेंगे, रात में हुआ तो सुबह का उजाला नहीं देखेंगे, क्या कर देंगे सर? बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा था वो हवेलिया में मुनक्किद हुआ था और मैं खुद सीएम साहब के साथ था, और आज जो उन्होंने बातें की इससे हमारी डायरेक्शन बड़ी क्लियर आपको नजर आएंगी। 8 फरवरी को जो हमारे साथ हुआ, जो एक एक्सपीरियंस से हम होके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो ये उसी की एक कड़ी है। उन्होंने बड़ी क्लियर बात की। और देखिए इस वक्त जो इलेक्शन हो रहा है 23 नवंबर को, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला किसी भी सियासी पार्टी से नहीं है, और ना हमारा ये मानना भी है कि ना हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ना ही मुस्लिम लीग नून हमारे मुकाबले के हैं। ये दोनों पार्टियां बहुत पीछे रह चुकी है, ये इदारों के सहारे खड़ी है। हम जो ये नाउमीद हो गए हैं, आप सिस्टम से नाउमीद हो गए हैं, और अब आप कह रहे हैं कि अगर कुछ हुआ तो आप सड़कों पर होंगे, आप तशद्दुद पे भी अगर इख्तियार करना पड़ेगा तो वो भी कर लेंगे। मसूद साहब मुझे कंप्लीट करने दे सर।
ये जो दोनों पार्टियां हैं, ये देखो, ये बैसाखियों के जरिए आई हुए हैं, हम अपने बाजू पे आए हैं। जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है वो एक दलेर, और जब वो ISF में थे और जब वो यूथ विंग में थे तो वो एहतजाजी सियासत के, मज़ामती सियासत के चैंपियन है। और आज उन्होंने बड़ी क्लियर बात की, देखिए हमें पता है कि इस वक्त RO जो है वो इलेक्शन कमीशन उसको देख रहा है 23 नवंबर के इलेक्शन को, जो हरिपुर में इस वक्त होगा। पहले तो हरिपुर की जो सीट इनको डिसीड की गई है तो वो बड़ी ज्यादा थी। अब उसके बाद जो इलेक्शन हो रहा है तो हमें फिर खदशा है कि कहीं फिर ये फॉर्म 47 वाला काम ना हो। तो उसके बारे में CM साहब ने बड़ी क्लियर डायरेक्शन दी, और ये डायरेक्शन इस तनाजुर में दी गई है कि ये अभी तक हमने बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड दी हुई है। हमने अभी तक, आप हरिपुर में किसी से भी पूछ ले तो कैप्टन सफदर जो है वो घर घर जा रहा है, वो कंपेन कर रहा है, जबकि हमारी पॉलिटिकल स्पेस कम कर दी गई है। अगर हम चाहते इंतकामी सियासत करते तो कैप्टन सफदर हरिपुर में एंटर ही नहीं हो सकता था, लेकिन हमने उनको पॉलिटिकल ग्राउंड की जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड दी हुई है। हम मुकाबला करना चाहते हैं, हमारा मुकाबला इनसे नहीं है, हमारा मुकाबला निजाम से है, और इस निजाम के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। जहां तक एहतजाज की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और खैबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी जो है वो बिल्कुल तैयार है एहतजाज के लिए। पार्टी ने ऐलान करना है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इसको बैक करना है। और आप इंशाल्लाह इस बार जो खैबर पख्तूनख्वा से जो तहरीक आएगी या जो एहतजाज के लिए लोग आएंगे वो लाखों की तादाद में होंगे। सुहेल आफरीदी साहब के आने से बड़े पॉजिटिव चेंजेस आई है। और आपने ठीक सर, आपका मौक़िफ़ आ गया सर, आपका पॉइंट समझ गया मैं। मुझे जरा कामरान मुर्तज़ा साहब से पूछने दें सर, सियासी जलसे, जुलूस, एहतजाज, उनको हुकूमतें बैक नहीं करती, उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हुकूमतें बरमला ये बात कह रही हों कि अब होगा तो हम आएंगे और हम पंजा भी मारेंगे, हम शिकार भी करेंगे, CM ये बात नहीं कर रहा हो, और अदालती फैसले कुछ इस तरह के आ रहे हो जिसका भी जिक्र हुआ, तो सर ये इंतशार नहीं है तो और क्या है? ये समझ में क्यों नहीं आ रहा हमारे अशराफिया को और हमारी इस हुकूमती इत्तेहाद को जो मरकज़ में है और ख़ुद PTI? ये मामला मुनासिब तरफ नहीं जा रहे, और शायद कोई भी जो है ना ताकतवर हलकों में इस सूरत हाल को रियलाइज नहीं कर रहा। इस वक्त एक ग्रैंड डायलॉग शुरू होना चाहिए और मामला को सेटल करना चाहिए। ना मरकज की तरफ से कोई अच्छे वाइब्स आ रहे हैं और ना सूबे की तरफ से। सूबे इस तरह की बात नहीं करते और मरकज इस तरह की हरकतें नहीं करता, तो दोनों पार्ट्स पे जो है ना वो ठीक नहीं हो रहा। और मसला सिर्फ ये है कि नुकसान मुल्क का हो रहा है, और ये मुल्क के नुकसान कर देना, वो जो एहसास ज़िया है वो जाता रहा। उसके बाद आया हम इस सारे मामले को वापस इसको दुरुस्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जीत किसकी होगी, जीत किसकी नहीं होगी। मगर ये बज़ाहिर नजर आ रहा है कि इस सारे मामले में हार पाकिस्तान की हो रही है, पाकिस्तान की आवाम की हो रही है। जी अंजुम अकील साहब, बड़ी सीरियस बात है, इसको कोई नोटिस में नहीं ला रहा, आप लोग बहुत इजी ले रहे हैं इस सारी सूरत हाल को, और शायद PTI भी। देखें ना जी, KPK में हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहाँ हुकूमत किसकी है, इंतजामिया किसकी होगी, वो सारे यही लोग होंगे। तो इसलिए ये किसी दूसरे पे क्यों बतान लगाते हैं, किसी दूसरे पे जिम्मेदारी क्यों लगाते हैं, मुझे ये समझ नहीं लग रही। सर जी चाहिए कि इन्हें हमें ये एहतियाज करना चाहिए कि हमारे साथ ज्यादती ना हो। जी कहिए अकील साहब। हमें कम अज कम इसमें हमें हम अपोजिशन पार्टी तो एहतजाज कर सकती है कि हमारे साथ ज्यादती है, उनकी तो अपनी हुकूमत है, वो क्यों ये धमकियां दे रहे हैं। असल बात आप इस तरफ जाएं कि उनका जो उनको मैंडेट दिया गया, मैंडेट ही यही है कि मुल्क में इंतशार फैलाना है। देखिए ना, अब दहशत गर्दी को कहते हैं हम खत्म नहीं करने देते जी, हम नेगोशिएशन करते हैं, ना नेगोशिएशन करते हैं, किसी तरह तो हालात बेहतर करें ना, किसी तरह तो हालात चेंज करें ना, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है सूबे की। ये इलेक्शन हो रहे हैं, ये इलेक्शन फेयर कराने इनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो इंतजामिया सारी उनकी होगी। ऊपर कह रहे हैं धमकियां हमें दे रहे हैं, इससे कौन सी सियासत है? इलेक्शन के दिन कंट्रोल किसी को फिक्र नहीं है, इलेक्शन कमीशन का होता है सर, हल्के पर जो इंतजामिया है वो मातहत आ जाती है इलेक्शन कमीशन के। इंतजामिया सारी KPK की होगी, इंतजामिया सारी KPK की होगी ना। यहाँ से वो जो इलेक्शन कमीशन के जो यहाँ पे वहाँ पुलिस का अफसर जाता है, वो इस्लामाबाद से नहीं जाएगा, वो पंजाब से नहीं जाएगा, वो उन्होंने भी KP पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को ही धमकी लगाई है, आपको बराह रास्त धमकी नहीं लगा रहे, लेकिन उनको लगाई है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये वो किसकी पुलिस है? कामरान मुर्तज़ा साहब भी कह रहे हैं कि ये उनकी अपनी पुलिस है ना जी। ठीक है,
अच्छा, आज मरियम साहिबा ने भी गुफ्तगू की, जरा उसे भी सुन लीजिए ना, वो सुन लें। तो आप लोग एक दूसरे के ऊपर जो ये हमले कर रहे हैं, नौयत के हमले कर रहे हैं, सर ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, जरा सुनिए। नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो मुल्क तरक्की करने लगता है, नवाज शरीफ को जब हटाया जाता है तो मुल्क तनज़्ज़ुली की तरफ जाने लगता है। कोई माने या ना माने, एक रियलिटी है कि काम करना आता है तो मुस्लिम लीग नून को आता है माशाल्लाह, और उसकी वजह है कि काम मेहनत से होता है, काम नीयत से होता है, काम जान मारने से होता है, जादू टोने से काम नहीं होता। अब सर बाकी बातें तो ठीक है, ये जादू टोने का ताना फिर मार दिया आपने, तो जाती हमले, ब्लो दी बेल्ट हमले क्यों करते हैं आप लोग? गलत क्या कहा है इसमें, गलत क्या कहा है इसमें, गलत क्या कहा है? बिल्कुल सही है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये फख्र से कहते हैं मुल्क के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है वो मुस्लिम लीग नून की वजह से है। अगरचे आप सब जानते हैं, पूरा मुल्क जानता है कि मुस्लिम लीग नून को भी जब की हुकूमत मिली है उसको टेंडर पूरा नहीं करने दिया गया, जब भी हुकूमत बनने गई है दूसरे दिन साजिशें शुरू हो गई हैं। हाँ, जादू टोना कहां से आ गया सर? जो भी आज मुल्क में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जादू टूने तो वो आपके सामने है ना कि इमरान खान नाकाम है जादू टूनों की वजह से हुआ है ना। तो आप लोगों का प्रोपेगेंडा है सर। पंजाब चलता रहा जादू टूनों के लिए चलता रहा ना, इसीलिए तो उनके दौर में मुल्क पीछे गया ना, आगे नहीं जा सके। इसमें कोई झूठ तो नहीं है ना, ये सच्ची बात होने की है, इसमें कौन सी गलती है? हम क्या ये ज़बान ज़द आम है कि जादू टूनों से हुकूमत चलती रही है। या तो जो फॉरेन जरीदे हैं वो भी लिख रहे हैं कि जादू टूनों से हुकूमत चलती रही है, और इस तरह लोगों इमरान खान की आवाज पर भी काबू किया गया और दूसरा भी निजाम चलाया गया। सर कामरान मुर्तज़ा साहब, ब्यूरोक्रेसी की ये जो जिस इकोनॉमिस्ट का जिक्र कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट में तो खैर ये नहीं छपा था, उसका एक ज़ेली जरीदा है उसमें ये मामला छपा था, और उसमें और भी बहुत बातें थी, इलेक्शन के हवाले से थी, पाकिस्तान में निज़ाम के हवाले से थी। उसको कहीं पिक नहीं किया नून लीग ने या पीपल्स पार्टी ने, दूसरों ने इस मामले को पिक किया और उसको प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो सर ये बातें तो बिल्कुल, यानी इधर से भी जाती हमले, उधर से भी जाती हमले, आइन को भी इस्तेमाल करते हैं, कानून को भी, इंतजामिया को भी, हुकूमत को भी, एक जाती लड़ाई में सब कुछ इस्तेमाल हो गया है। सर आपने कहा ये मामला ठीक तरफ नहीं जा रहे, सर ये सुधरेंगे कैसे? बातचीत को भी तैयार नहीं है ये लोग। ये पाकिस्तान को खराब कर रहे हैं, ये मुल्क के आइन को खराब कर रहे हैं, ये हम वापस पीछे जो है ना रिवर्स की तरफ जा रहे हैं, रिवर्स लगा हुआ है। और ये अल्टीमेटली जो है ना ये आपको, आप देख लीजिए, बज़ाहिर जो है ना वो आपको कर्जे मिल रहे हैं और आपके कर्जे बढ़ रहे हैं, तो आपके गुजारे चल रहे हैं, मगर इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं आ रही है। कोई ऐसा काम आपने जो है ना 2 सालों में नहीं कहा जिसका फख्र के साथ जो है ना कोई वो दिया जा सके हवाला कि आपने कोई पाकिस्तान के लिए कोई बहुत ज्यादा अहम काम कर दिया है। ये ठीक है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो ना वो हालात आपको कुछ फेवरेबल मिल गए और उसकी वजह से जो ना आपके मामला कुछ दुरुस्त चल रहे हैं, आपको कर्जे मिल रहे हैं, मगर ये जो ना कर्जे आपने वापस भी तो देने हैं, तो वापस देने पड़ेंगे और फिर वापस आपसे लिए जाएंगे, तो ये आवाम की कास्ट पे होगा। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी सख्त किस्म की मौजूद है, अमन अमान तो आपका बिल्कुल पूरे मुल्क में नहीं है। तो जब आप इस तरह के हालात होंगे तो आप फख्र किस चीज पे कर रहे हैं? हमने पाकिस्तान को रखना है, चलाना है और कायम और दायम रहना है इससे। जब इसमें कायम और दायम रहना है, ब्रेक लेना है हमको सर, एक ब्रेक लेते हैं, और आपने कर्जों की भी बात कर दी, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में वक्त ख़त्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजुम अकील साहब, जनाब शफी जान साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।